लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 मैंने एक टॉपिक कवर किया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कवर करेंगे अपने चैनल में। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी विशेषताएं क्या थी हम देखते हैं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद किया गया था। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन से होंगे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नंबर 2, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास था, बम्बई था, वहाँ के जो गवर्नर थे वो किसके अंतर्गत आ गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम नंबर 3, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। पहले कंपनी पर नियंत्रण नहीं था, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण लगा दिया गया। इस भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। पहले ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी नहीं रहती थी। अब जो इससे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी होगी, वो सभी ब्रिटिश सरकार को समय समय पर देना आवश्यक कर दिया गया। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसकी विशेषताएं हम देख लेंगे क्या क्या थी। नंबर 1, इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की सुव्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन जैसे बन सकता है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के अंतर्गत, इसी के माध्यम से क्या किया गया? द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नंबर 3, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला,
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत हम बस 2 ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।